यूएस इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? utter confusion. या Look, it's an all-out war. It's not a limited campaign. ईरान और यूएस शिप में जो हुआ है, अटैक किया है यूएस में, तो उसमें अभी आउटरीच ये हो रहा है कि उनके एरिया में हो रहा था, इसलिए इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, मतलब मना करना चाहिए था। कांग्रेस ये फैला रही है कि ओ पीएम मोदी सरेंडर टू यूएस। For example, tell me, राहुल गांधी के घर के पीछे कल मर्डर हो जाता है, इज राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मर्डर? उसको राहुल गांधी को मना नहीं करना चाहिए था कि मेरे घर के पीछे मर्डर क्यों किया तुमने? कि मोदी को रोकना चाहिए था। भाई मोदी जी रोकेगा तभी उसको पता होगा कि अमेरिकन ने बोला होगा कि हम टारगेट करेंगे। जब पता ही नहीं है तो आप करोगे क्या? जो वॉर है और जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, कब तक चलेगी? I think till the Iranians don't run out of their missile supplies, they will keep on fighting. It's very simple. If the American assessment themselves is 4 weeks, then it's fair to say 3 to 4 weeks. तो इसमें इजराइल को क्यों गालियां पड़ रही हैं बीच में? It's because the Israelis wanted this war. Israel and US won the threat of nuclear weapons. Iran का जो nuclear weapon का जो program चल रहा था, the Iranians were very close to develop a nuclear weapon. उनका uranium enrichment जो है वो 72-74% पे है। तो ईरान ने पूरा वो support किया है terrorism को Middle East में, उसको लेकर issue है। The Israelis के लिए the biggest threat, Hamas is an organization. But backer कौन है? हम हमेशा बोलते हैं लश्कर तैयबा। ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान पे किया, right? Exactly. We were not fighting Lashkar Taiba, we were fighting the state. So it's similar that they were fighting Iran because वहाँ से funding that is where remote control of everything was. जब खामनी की डेथ हुई थी तो इंडिया में, मतलब वहाँ के तो लोग खुश थे, वहाँ की विजुअल्स जो आ रहे थे उसमें यही था कि एक डिक्टेटर को मार दिया गया। नहीं, वहाँ के लोग खुश नहीं। Most of the videos you're seeing are the people sitting in Western countries. Okay. Not from the ground. अपोजिशन इंडिया में इस तरीके से करती है जहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट ही जाती है ऑलमोस्ट। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तब भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। मतलब ये जो चल रहा है, तो इजराइल के जो अपोजिशन पार्टी था उसका ट्वीट दिखा था, तो सब लोग मतलब उन्होंने सबने ये शेयर किया था कि किस तरीके से इजराइल की जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। The main rival of Netanyahu also stood by them. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। It's the unfortunate part of Congress. नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, but this opposition is so regressive. They have lost so much of touch from the ground that इनको ऑपोजिशन ऑफ अ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ऑफ अ कंट्री में फर्क ही नहीं समझ आता। इनको इंडियन इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में फर्क ही नहीं समझ आता। इनको बीजेपी और इंडिया में फर्क नहीं समझ आता। इनको लगता है इंडिया को अटैक करना, बीजेपी को अटैक करना। दैट इज हाउ फूलिश एंड हाउ रिग्रेसिव दे हैव बिकम। What do you do with this kind of an opposition? They are toxic, they are dangerous. Hello and welcome back to the Pamphlets Forum podcast. मैं हूँ रानू सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर। हाय रानू, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया। होली कैसी रही? बहुत बढ़िया। Very nice. ओके, तो सर अभी यूएस इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है और मिडिल ईस्ट में भी काफी कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? utter confusion. या Right. Look, it's an all-out war. It's not a limited campaign. When this campaign started, this war started, America का stated objective था कि we want to do a regime change. ठीक है? They took out Khomeini. Okay. But now their statement has changed. जो कल उनका war objectives आए हैं 4, उसमें regime change की बात कहीं नहीं है. So I think they have realized that खमैनी को मारने के बाद भी जो एक अमेरिकन और इजरायली एक असेसमेंट था कि वो जो बैंक कर रहे थे कि पॉपुलर वो जो जो वो कह रहे थे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे, पीपल आर लुकिंग फॉर गेटिंग रिड ऑफ द रेजीम, लोग रेजीम से तंग आए हैं, सड़कों पे निकले हैं, जो लास्ट टाइम हमने 12 Day वॉर में देखा था कि लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड दैट टाइम आल्सो. That has not happened this time. Okay. ठीक है, so that really has, I think, made US and Israel to recalculate what has happened in the region, because they were thinking कि Khomeini को मारने के बाद, the people will come out on the roads, they might celebrate, they might try to overthrow the regime, and it will become, their life will become easier. But that has not happened. What has happened is that the Iranians have shown a capability which the Americans have miscalculated. Okay. The way Iran then went all out, and this was a danger pehle bhi. When that 12 Day war happened, Iranians were very clear that time also कि it will be if critically Iran is hit, we will go all out. Right? So Iran went all out. Okay. And by all out I mean कि Iran is not only targeting Israel or pockets of Israel or pockets of Iraq where US bases are. Iran has bombed literally every country. Except Oman. Oman में भी 1 या 2 हुए हैं attacks. But largely, barring Oman, Iran has gone all out. Iran has targeted every country, whether it's Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Abu Dhabi, UAE, complete.
they have literally declared war, but you have, because all these countries, Iran was very clear to US, to them ki if you give your airspace for US to carry out strikes against Iran, then you're fair game. So I think there is a bit of a miscalculation from the American sides. The Americans were thinking this war will end quickly. Now they have reassessed their position. Now they're saying it will take us 4 weeks or more Okay. to significantly end this war and achieve our goals and our whatever targets we have for that. तो इसमें इजराइल को क्यों गालियां पड़ रही हैं बीच में? It's because the Israelis wanted this war. It's Okay. basically, you have to understand, Israel and US are having this war because one, the threat of nuclear weapons, जो ईरान का जो nuclear weapon का जो program चल रहा था, the Iranians were very close to develop a nuclear weapon. उनका uranium enrichment जो है वो 72-74% पे है, right? So they were very very close. Second thing जो गाजा में हुआ, the support Iran had for Hamas, right, and Hezbollah. जो ईरान ने पूरा वो सपोर्ट किया है टेररिज्म को मिडल ईस्ट में, उसको लेकर इशू है. सो ऑब्वियसली द इरानियंस, द इजरायलीज के लिए द बिगेस्ट थ्रेट, हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट बैकर कौन है? हम हमेशा बोलते हैं लश्कर ए तोयबा, बट जब हम ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान पे किया, राइट? Exactly. We were not fighting लश्कर ए तोयबा, we were fighting the state. So it's similar that they were fighting Iran because वहाँ से फंडिंग. that is where remote control of everything was. Okay. So that is why Israel and US are involved into this. ठीक है. और जब खामनी की डेथ हुई थी तो इंडिया में, मतलब वहाँ के तो लोग खुश थे, वहाँ के विजुअल्स जो आ रहे थे उसमें यही था कि एक डिक्टेटर को मार दिया गया नहीं, है. वहाँ के लोग खुश नहीं थे. I'll correct you, I'm sorry. Okay. So, most of the videos you're seeing are the people sitting in Western countries, ओके. not from the ground. अच्छा, वहाँ से ईरान की वीडियो? No, it was not the Iranian. It was the Iranians who were living in UK, Canada, US, Western countries. They were the ones who were celebrating. बट खामनी वाज डिक्टेटर ना. See, Khamenei was dictator. We also have to understand it is not about dictatorship. People were not grieving because he was a political leader. People were grieving because he's a religious leader. You have to understand the significance of religion in this. Khamenei is a spiritual, religious leader for the Shias. Was. इसीलिए वो इंडियन मुस्लिम्स में भी शियास So, जो थे. the mourning which you are seeing whether in Indian Muslim Shias, whether in any part of the world, is not because Khamenei is a political leader. It is because he is their religious spiritual head. So they're mourning him as a religious leader, not as a political leader. Okay. They don't care what he does in Iran. But they do follow what he says in terms of, religious things, how to follow, what to do, what not to do, and, be their religious guide. He was their topmost religious guide. So the mourning comes from religion, it doesn't come from politics. ओके. एंड वो मतलब प्रोटेस्ट इंडिया में भी काफी ज्यादा थे, कश्मीर में, लखनऊ. Everywhere it would be. Everywhere it would be. इंडिया में एक मिनी ईरान भी है. Okay, हाँ है. हाँ, तो उसमें भी आई गेस वहां पे उन्होंने विजिट भी किया था खामेनी ने. खामेनी ने कश्मीर भी विजिट किया है. All because of this as spiritual guru. See, that's what I said, na? Khamenei is you have to understand how these Islamic theocratic states work. Okay? Okay. If tomorrow there is an imam who becomes the king of Saudi Arabia, right? And he dies in a war, people are not going to mourn. Sunnis are not going to mourn because he was a king of Saudi Arabia. Sunnis are going to mourn because he was an imam who was leading the highest place of worship for them. That is where the grievance will come from. Similarly, for the Shias, the Karbala is the biggest thing, right? Okay. You have to understand that how the Shia sect works and how their hierarchy in religion works. So Khamenei was at the top. He was like the top imam. Okay. तो जब खामेनी की डेथ हुई थी तो पीएम मोदी ने कंडोलेंसेस नहीं दिए थे, ठीक है. और इस बात पे जो कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाया है कि पीएम मोदी को देना चाहिए था, हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, और इतनी सारी स्टेटमेंट्स, इवन आज की डेट में भी वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है. और इसमें हमने एक और चीज़ नोटिस की थी कि
एक 11 साल के बच्चे की वीडियो आई थी जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आई गेस 11 और 12 साल का बच्चा था, जिसमें वो वीडियो में उसने ग्राउंड रिपोर्टर को ये बोला है कि हाँ हम खामने की डेथ पर रोएंगे लेकिन अगर पीएम मोदी को कुछ हो जाएगा तो हम कुछ नहीं, इस पे See, हमें फर्क don't नहीं worry पड़ता। about it. देखो प्रॉब्लम ये है कि you have to understand these are fringe elements, right? These are fringe kids. कि हम इस पे रोएंगे उस पे नहीं रोएंगे. This is a fringe house somewhere who preaches just radical religion and not integration of the country. ठीक है. So I don't think we should need to give any weightage to these things. You need to monitor these things because this is important also. But I don't think we should base our the entire premise on one interview of one kid who just said something. Okay. You know, we cannot paint everybody just because the kid said it, that means everybody is like that. I think that is a distinction we need to make, number one. Number two, PM Modi didn't give a condolence, right? It's India's own interest. ठीक है. Okay. India will stand where its own interest stands. India will not stand where Congress wants it to stand. PM Modi has not shied away from the Palestinian issue. He has always said it's a two-state solution. He went to Israel and said it's a two-state solution, right? Yeah. So where the Indian interest and the Indian foreign policy is concerned, it is there. But then you also have to understand that this whole thing which is happening in this Middle East is a very, very delicate balancing of diplomacy as well. Okay. Because it is not only about Israel, it is not only about USA. It has a lot to do with your relationship with Middle East countries. UAE, Saudi Arabia, countries like these. यहाँ पर आपके expats सबसे ज़्यादा है. People go to work, a lot of Indians go to work, right? काफी ज्यादा popular. You have very close relations with them. Iranians are hitting them. Whether they're hitting US bases or not, but they are hitting them. You know, they are at war with these countries as well. Yeah. So you are basically trying to do what you're trying to do. And let's be very honest with Iran. India never had friendly relationship. India had a working relationship. Don't forget Iran, whether it was the Shah of Iran who was a lackey of the US who wanted a referendum in Kashmir as per UN resolutions, or it was Khomeini who would back Pakistan in OIC. Right? It is the same Khomeini who gave who would make special praise for Kashmir ki azadi ke liye. It is the same Khomeini who would go and say that, you know, when it comes to India and Kashmir, should be the focus. So, and yes, Iranians have helped us diplomatically as well because you know, by going into UN voting and all that. But then you have to understand that they did that because they wanted us to do a favor for them as well. They had sanctions. They didn't do it out of love. They did it out of compulsion. Okay. Right. So diplomacy is very cold and ice cold. It is not based on emotions. Okay. Right. So you could have said, yeah, okay, he died. But then how do what do you tell to the Arabs? Right. And you don't need to take sides. Why is it that we always have to take sides? When was the Congress that took sides? जब खुद सरकार में थे, इन्होंने किसकी साइड ली थी? Which side did they take? Answer in When Vietnam happened, which side did they take? When Korean War happened, which side did they take? Right? Sorry. When other wars happened, which side did they take? When Iraq war happened, between Saddam and Iran, did India went and stand? Did the Congress government went that time and Indira Gandhi stood next to Khomeini and said that I'm your ally, I'll stand next to you? Even for nuclear also, Congress didn't stand. That's what I was. Forget nuclear. I'm talking about hardcore wars. Yeah. Iran-Iraq war. Did Indira Gandhi went and said, or did Rajiv Gandhi, because that war went for 10 years, did Rajiv Gandhi or Indira Gandhi went to Khomeini and said, we are standing with you? Did they give a statement saying we are standing with Iran? No. They balanced it. They didn't say anything. They wanted, they were giving the same statement, restraint and diplomacy. So when you could not take a stand, why do you want somebody to take a stand as per you, what you think is right? The government of India knows what is right for it, not an opposition party knows.
Yes. right? So the government of India will take the stand which is right, and if PM Modi decided that no, the message is not to be conveyed, then he had a right decision. Because he leads this country. देखो, for us, every Indian will have to understand that our interest is not Israel के लिए या ईरान के लिए. Our interest is our interest, Indian interest. I only am bothered about my own country's interest. I don't care. वैसे सर एक तरफ जैसे अपोजिशन इंडिया में इस तरीके से करती है जहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट ही जाती है ऑलमोस्ट. जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तब भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे. तो इसी बीच जब अभी वॉर मतलब ये जो चल रहा है तो इजराइल के जो अपोजिशन पार्टी था उसका ट्वीट देखा था तो सब लोग मतलब उन्होंने सबने ये शेयर किया था कि किस तरीके से इजराइल की जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है. The main rival of Netanyahu also stood by Netanyahu. हाँ, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है. That is the unfortunate part of Congress. नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा होता था. ऐसा नहीं है कि नहीं होता था. If you remember Atal Bihari Vajpayee's time, it was Narasimha Rao who sent Vajpayee to defend Kashmir. And Vajpayee did a fantastic job and came back and was successful. Right? ऐसा नहीं है कि नहीं होता था. But this opposition is so regressive. They have lost so much of touch from the ground that इनको opposition of a government और opposition of a country में फर्क ही नहीं समझ आता. इनको इंडियन इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में फर्क ही नहीं समझ आता. इनको बीजेपी और इंडिया में फर्क नहीं समझ आता. इनको लगता है इंडिया को अटैक करना, बीजेपी को अटैक करना. That is how foolish and how regressive they have become. What do you do with this kind of an opposition? They are toxic, they are dangerous. True. अब सर अगर हम लोग ऑयल की बात करें तो ईरान में जो हो रहा है उसकी वजह से जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उन पर भी इम्पैक्ट हो रहा है. और इंडिया का अगर बात करें तो आई गेस 40% या 19%, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ऑयल वहाँ से आता है. जहाँ पे इस मिडल ईस्ट में जो भी हो रहा है उसकी वजह से सारी कंट्रीज टेंशंस में है कि ऑयल का हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे. लेकिन इंडिया के लिए आई गेस ये वाला इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. Even Russia भी full 100% देने के लिए ready. You have to understand that Strait of Hormuz, which the Iranians have blocked, is a major artery for moving of oil around the world. Okay. Strait of Hormuz के बंद होने से the oil prices have shot up $100 a barrel तक चले गए. Right? A lot of countries are gonna get hit. Pakistan is अभी हमरूज बंद नहीं हुआ, 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने ऑयल प्राइस बढ़ा दिया. उनका 6-8 रुपए डीजल पेट्रोल में बढ़ गया, 6 रुपए 16 पैसे डीजल में बढ़ गया. राइट? सो इट विल इम्पैक्ट फ्यूल कॉस्ट्स. ऐसा नहीं है कि यू हैव ऑप्शंस एंड इट विल बी वेरी इजी टू फेरी देम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. राइट? एंड नॉट ओनली ऑयल. कतर का, इंडिया का LNG कतर से आता है. कतर हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ LNG बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज देयर LNG टर्मिनल्स हैव बीन हिट. Okay. Right? So you're going to have energy crisis. China's 40% oil comes from Strait of Hormuz. Right? So you're going to have an oil crisis across the world, not only with India. This war, the biggest significant impact it was going to have was the oil prices. Because if Strait of Hormuz gets closed, how is the oil going to get to the countries? How the countries are going to manage their energy, needs? India still, I think, has a reserve of about more than a month. And then they will have to worry about raising the price and all that and arranging and all that. There are countries which are literally are on a 7-day thing. यार Pakistan is on के पास 6 दिन का तेल है. बाप रे. ठीक है, the smaller countries are the ones who will have the biggest impact of this. Because the prices will go high. Prices will go high, shipping will go high. अभी तो कोई transportation नहीं हो रहा है. The ships, the major countries have cancelled insurances of the ships who were in Strait of Hormuz because they knew that they will get hit. The result is that no oil is being transported through that. So it's a very precarious situation. It's something which the energy crisis is going to go high, and expect that to happen. इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा. Absolutely. Oil is very essential for your economy. Everything moves on oil. So obviously your economy also gets impacted. Right? Yes, India has options. The Russian oil again is on the table. India will be buying oil from Russia. But till the time this, you can say this transit
happens until the time the traffic resumes in Strait of Hormuz, because आना तो आपका सी से ही है ना, तो पास तो उसको वही एरिया करना है। अब अगर आप उस एरिया को ही ब्लॉक कर दोगे तो कहाँ से आएगा? अब वो जब लंबा घूम कर आएगा तो कितना होगा? उसके लिए उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना आपको? एक तो ऑयल वहां से हाई है, शिपिंग कॉस्ट हाई है, डिमांड कॉस्ट हाई है, सो everything adds up. So it's going to take time, but then that is how it is. That is the cost of war. जैसे रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को वो सेम प्राइस पे 100% ऑयल देने के लिए रेडी हैं, बट वहीं अगर क्योंकि यूरोप को भी अब ऑयल की ज़रूरत है तो वो रशिया से सोच रहा है कि उनको अब लेना पड़ेगा, लेकिन यूरोप के लिए उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए। यूरोप के लिए उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए होंगे, बट यूरोप का एक बड़ा प्रिकेरियस सिचुएशन हो गया। यूरोप ने अब yesterday they had requested Ukraine की जो गैस पाइपलाइन जो पाइपलाइन आती है, फ्यूल पाइपलाइन, उसमें हमको उसमें से एक्सेस दो। So they, unless and until Ukraine doesn't okay it, they cannot buy Russian oil. Okay. Because they are in that condition ना कि यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है। If you buy Russian oil, then Russia is fighting Ukraine. So the problem, energy crisis for Ukraine is there. For Europeans is already there. यूक्रेन रशिया ऑलरेडी क्रिएटेड एनर्जी क्राइसिस। अब इससे क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस विल डबल इन यूरोप, तो यूरोप विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। नाउ द यूरोपियंस माइट बी आस्किंग रशियंस फॉर ऑयल, एंड रशियंस विल बी सेइंग कि ठीक है तुमको तेल चाहिए तो इतना नहीं, हम तो इतना लेंगे तब दोगे, क्योंकि यूरोप के पास अब ऑप्शन क्या बचा? Europe doesn't have an option. So yes, that's what I said, कि energy crisis is going to hit the world. It's not only going to hit India. Europe is something which is going to get hit big time again. Thanks your stars that it is summer, it is not winter. European मर गए होते सर्दी से, energy crisis की वजह से. But then you need energy in winters. It's cold. It's a cold place. True. So it's going to be a problem. And as I said, not only oil, look at LNG, your gas. LNG, LPG right? दोनों पे हुआ. So energy crisis is very very real, very real. Because देखो ये मिडिल ईस्ट से ही आपका ये LNG and both Israel sells LNG. LPG, LNG तो both. ठीक है, Israeli ports too. Now Israeli ports are also out of function because of the war. They are getting hit. Haifa got hit. Right? So the energy crisis is real, and that is what is going to pinch every country. Okay. अभी ही जस्ट कुछ देर की बात है जिसमें अभी ईरान और यूएस शिप में जो हुआ है, अटैक किया है यूएस ने ईरान की शिप को। तो उसमें अभी आउटरीच ये हो रहा है कि इंडिया को पहले से मतलब उनके एरिया में हो रहा था, इसलिए इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं कर देना चाहिए था, मतलब मना करना चाहिए था। किसको मना करना चाहिए था? यूएस को। वो मना तब आप करोगे ना जब यूएस आपसे पूछ के करेगा। क्या यूएस ने आपसे पूछा कि हम अटैक करेंगे? फिर नैरेटिव कांग्रेस ये फैला रही है कि ओ पीएम मोदी सरेंडर टू यूएस। हाउ हैव यू सरेंडर्ड टू यूएस? फॉर एग्जांपल टेल मी, राहुल गांधी के घर के पीछे कल मर्डर हो जाता है, इज राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मर्डर? उसको राहुल गांधी को मना नहीं करना चाहिए था कि मेरे घर के पीछे मर्डर क्यों किया तुमने? It's the silliest comment or a silliest kind of a argument you are coming across. Tomorrow there is a murder outside Congress headquarters somewhere. कांग्रेस को मना नहीं करना चाहिए था क्यों मेरे घर के बाहर मर्डर किया? कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि नहीं है? कॉमन सेंस नहीं है, राइट? सो द सेम कॉमन सेंस अप्लाइज हियर. हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल व्हेन इंडिया डजंट इवन नो? And this has not happened in Indian waters. This has happened in Indian Ocean. Indian Ocean is 70 million square kilometers of bloody ocean. This has happened in international waters, not in Indian controlled waters. Okay. India की maritime boundary से ये बाहर हुआ है. लेकिन कांग्रेस कल को बोलेगी चोरी मर्डर मेरी दीवार के बाहर हुआ है, तो हम क्या करें? तुम्हारी दीवार के बाहर हुआ तो तुम्हारी सड़क पर है ना। बट वो फेक नैरेटिव्स इसी के लिए फैला रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ वेरी डम थिंग टू से। राइट, कि मोदी को रोकना चाहिए था। भाई मोदी जी रोकेगा तब उसको पता होगा, जब अमेरिकन ने बोला होगा कि हम टारगेट करेंगे। जब पता ही नहीं है तो आप करोगे क्या? और दिस वाज टारगेटेड मोर क्लोजर टू द श्रीलंकन कोस्ट। अगर किसी को मना करना चाहिए तो श्रीलंकन को करना चाहिए था। ये सबमरीन श्रीलंका के वाटर्स में क्या कर रही थी? This ship, IS Dana, right? It was an unarmed ship. इस पे कोई हथियार नहीं था. It was not on a war thing. It had come for a, peacetime mission. Okay. It is very sneaky of the Americans to attack it. It's extremely contrary to the international law of engagement.
You cannot attack a ship which is defenseless, which is not on active war. This is not a right thing Americans have done. If they think they have pulled up a one up, they might have, but it's a very cheeky thing, because now what they are saying is, okay, tomorrow for anybody, any ship is a game in international waters. एंड उसमें 2 इंडियंस भी थे. इस वाले पे नहीं, कहाँ से इंडियंस होंगे, तो इरानियन शिप था. Okay. The Indians died on the merchant ship. But this was a Iranian naval ship. It was a defenseless ship. It had no arms on it. It had no ammunition on it. It could not defend itself. It was a standalone ship. एंड इसी पे फिर यूएस ने अटैक कर दिया. And the US attacked it. But look, good or bad? Bad. But Bad. what has India got to do with it? A defenseless man got stabbed outside, hypothetically, got stabbed outside Rahul Gandhi's house. Is Rahul Gandhi responsible for that? That's what Rahul Gandhi is saying, that I am responsible for that man who died outside my house, defenseless man. True. If he's ready to, but knowing Congress, they might say, yeah. Well, they'll never take responsibility. So how can you say that India is responsible? How is India responsible? तुम्हारे घर के बाहर क्या होता है, आप उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल? भाई आपके घर कोई आता है, हाँ, ठीक है, आपके घर से वो चला जाता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उस एक्सीडेंट के लिए? ऑब्वियसली नहीं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द कांग्रेस इज सेइंग. बट कांग्रेस वही है कि उनको बीजेपी को अपोज See, the और point इंडिया is, को ऐसा लगता है कि वही इंडिया को अपोज कर देते हैं. had Iranians asked for an escort for this vehicle, नो. Indians rejected, they had a point. कि भाई उन्होंने तो escort मांगा था, they were not sure. India should have provided an escort. Right? Had Iranians requested कि keep this, had it happened in Indian waters, Indian maritime, boundaries? No, it has not. Had it happened in Indian maritime boundaries, you could have said, आपने सरेंडर कर दिया जी यूएस को, यूएस सबमरीन आपके पानी में आके घुस के. वो इंटरनेशनल वाटर में तो किसी की सबमरीन ने हिट किया किसी को, तो उसमें आप क्या करोगे? अब हाईवे पे किसी ने हिट किया तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके. So it's a very, very dumb argument. That is what I said. Now the Congress has completely lost the plot. It's just for the sake of opposing anything, they will oppose. तो सर अब ये जो वॉर है और जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, ये कब तक चलेगी? देखो, to predict this war is very, very difficult. ठीक है. I think till the Iranians don't run out of their missile supplies, they will keep on fighting. It's very simple. I don't see this war winding up very soon, but it could, I would not say months, but yeah, weeks. For a few weeks it will continue. If the American assessment themselves is 4 weeks, then it's fair to say 3 to 4 weeks. Unless and until some agreement is reached and they really try to, scale this down and find some way. Or the Iranians the way they are getting bombed, they are not able to sustain this kind of bombing and they surrender completely and say that, okay, we're done with it, which is highly unlikely. So I think a couple of weeks more. ओके. एंड इसमें जैसे एक चीज़ ये भी है कि अभी पीएम मोदी की इजराइल के साथ विजिट हुई थी, तो अब जितने भी लेफ्ट इकोसिस्टम वाले थे वो सबके सब ये स्टार्ट हो गया कि जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये हो गया कि पहले तो वही कि पीएम मोदी उनसे रिलेशंस रख क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो एकदम मतलब उनको हिटलर बना दिया नेतन्याहू को बिल्कुल, कि वो इस तरीके से पहले गाजा को किया, फिर अब ईरान को टारगेट बना रहे हैं, वो इस तरीके से हर चीज़ को टारगेट में लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसान को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक चीज़ ये भी है सर कि ऐसा भी मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने ये अब डालना स्टार्ट किया है कि कुछ इजराइल इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल क्योंकि गाजा भी देता है. Which influencers? नो आइडिया, लेकिन अभी आई गेस वॉशिंगटन पोस्ट है जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है. Every influencer is paid. Aren't Americans paying their influencers? Are Pakistani paying their influencers? Isn't Congress Party paying their own influencers? True. Isn't the left paying their influencers? Everybody plays influencers. So what is the issue there? Right? I don't see what is the issue. उस पे क्या क्रिटिसिज्म है कि इजराइल पैसे देता है? इजराइल पैसे तुम नहीं देते, तुम्हारी पार्टी नहीं देती इलेक्शन कैंपेन कराने के लिए, इलेक्शन में फेवरेबल बुलाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं करते. तो एवरीबडी करता है, तो अब इजराइल ने किया तो उसमें क्या लगे ना. सेकंड थिंग इज डिक्टेटोरियल है ये, क्योंकि वेनेजुएला पे अटैक किया. व्हेन यूएस वाज अटैकिंग इराक, डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट, अफगानिस्तान, तब क्या था, कहाँ थे? तब अमेरिकन्स डिक्टेटोरियल नहीं थे.
तब आपने Exactly. रिलेशन कैसे अमेरिका के साथ रखे हुए थे, न्यूक्लियर डील कैसे अमेरिका के साथ कर रहे थे, राइट? जब अमेरिका पाकिस्तान से एलाई बनकर लड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी, राइट? ऐसा नहीं है कि देयर इज अ वॉर तो ही बिकम्स डिक्टेटोरियल कि उसने ईरान पे हमला कर दिया। आपने ईरान को के लिए क्या किया, आपका रिलेशनशिप कहाँ था, छाबा रिपोर्ट कहाँ है आज की डेट में? अगर आप कहते हो कि ईरान, ओ वी आर वेरी मच विद ईरान, व्हाट वाज योर हाउ वाज इरानियन रिलेशनशिप वेरी गुड विद इंडिया? प्लीज टेल मी, व्हाट हैव यू डन? What have you done for Iran and what has Iran done for India tangibly in the government? Where the Indian government should, that government is very indebted to Iranians, saying that we are the iron brothers like Pakistan and China claim to be. What did you do? How much weapons did you supply to Iran when they were fighting Iraq? True. How many times you made a trip down to Iran to say that we stand in solidarity with you? Right? This is all crap. I'm sorry to say and to use that word. बट वो ये लोग बात बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। हाँ, तो प्रोपेगेंडा के लिए आप कुछ भी बोलो, बट बोलना किसी को बोलने से आप रोक थोड़ा ना सकते हो। इट्स फ्री। हाउ वैल्यूएबल व्हाट ही इज सेइंग इज इम्पोर्टेंट। पीपल एवरी डे कीप ऑन हार्पिंग एनीथिंग और देन जस्ट स्टूपिड ऑफ द थिंग दे से। It doesn't make any difference, right? But the reality is that how can you say that PM Modi went to Israel? So are you saying that without India's permission, the war would not have happened? Is India? That means PM Modi has become so powerful in the world कि उनकी signature के बगैर जंग नहीं होगी। वही। Isn't that a proud thing? Proud होना चाहिए फिर तो सर। Isn't India already a superpower then? I mean, look at your own dichotomy. For God's sake, what you are saying, right? When Kargil happened, the same Israelis were helped you, na? True. Right. So you have relationship with Israel. If PM Modi went to Israel, he didn't go to sign papers saying that okay, go, I am giving you an approval. And if that is the case, well, be happy. India is a superpower, more powerful than America. That they had to take permission from India to attack Iran. Without that, would not have happened. Your own dichotomy is catching you up, यार। मतलब तुम्हारी own duplicity तुमको पकड़ रही है. You have to understand what you are saying. So what were they expecting कि खुमैनी को ला के गले लगा के इंडिया में प्रेसिडेंशियल पैलेस में बिठा के रखना था, उसको बोलना था नहीं, यू आर माय ब्रदर, प्लीज सिट हियर। एग्जैक्टली, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अपने टाइम पे क्यों नहीं किया? जब ईरान और इराक लड़ रहे थे तब खुमैनी साहब को बचाने के लिए यहाँ क्यों नहीं लेके, अगर सदाम हुसैन मार देते उसको तब तो। मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने वोट बैंक के लिए भी ये किया है। See, this vote bank politics is stupidity. ठीक है, because if you think by doing these miserable things you are actually building a vote bank, you are not building a vote bank, right? Because it doesn't help you getting votes. And if this is your way of getting votes, then I'm sorry, you don't deserve to be called an opposition, because there are so many issues that you can genuinely gather votes of. India is such an aspiring nation today. You need to be part of that aspirational India's journey to get votes. Not clung on to Khamenei or Netanyahu to get votes. इंडिया में जब इलेक्शन होता है वो इसलिए नहीं वोट देता बीजेपी को या कांग्रेस को कि ये इसको मैं इसलिए वोट दूंगा क्योंकि इसने खमैनी को के लिए ये किया था। वो इसलिए देता है कि ये मेरा नलका लगाएगा शाम को कि नहीं लगाएगा, ये सड़क बनाएगा मेरी कि नहीं बनाएगा, ये मेरे बच्चों को रोजगार देगा कि नहीं देगा, ये मेरा मोबाइल इंटरनेट चलाएगा कि नहीं चलाएगा। वो ये नहीं देगा नेतन्याहू के साथ क्या बैठा था, के साथ खाना खाया तो मैं इसको वोट नहीं दूंगा। I guess opposition को अपने points पता ही नहीं they are है। completely disconnected. Completely disconnected. And this is the reason कि उन्हें कोई भी नहीं वोट देता है। This is the reason left is over in India. Yeah. Left has left India. The only presence they have is in Kerala. वहीं से वो कोस्ट से निकल जाएंगे, उनकी वहीं से रवानगी हो जाएगी, बाहर हो जाएंगे। Yes sir, true. Thank you so much sir। और आई गेस अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात करें तब तक वॉर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और माइट भी अगर ना भी हो तो सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। एनीवे ऑडियंस, आपसे मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो सर को भी आप रीच आउट कर सकते हो, इवन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। एंड इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you.